चलिए कल के क्लास को जहाँ तक हम छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो ये किनकी तस्वीर है यहाँ पर? अब्राहम लिंकन की तस्वीर है यहाँ पर। तो थोड़ा-सा जो है अ, इनका एक संक्षेप में एक बार रिवीजन मार लेते हैं। चूँकि अक्सर हम लोग किसी राइटर के बर्थ में और उनके मृत्यु में जो डेट होती है, उसको मिस करते हैं जैसे किताब में दिया हुआ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुई थी। और इनका जो राष्ट्रपति होने का जो कार्यकाल था, उस समय कैसी स्थिति थी? गृह युद्ध था, इंटरनल क्राइसिस थे, ठीक है ना? इन्होंने इंटरनल क्राइसिस में भी अपने वाक्पटुता के बल पर लोगों को एकत्रित किया और दास प्रथा को सदा के लिए उन्मूलन कर दिया उनको हटा दिया, ठीक है ना? लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई वो एक पॉलिटिकल असैसिनेशन थी। तो मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1865 को। ये एक मोटिवेटर थे, जब कुछ बोलते थे उसमें वजन था। और ये इंटरनेशनल स्पीकर थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके कथन को स्वीकार किया जाता था। ये फिलोसोफर भी थे एक तरह से। तो हम लोग जो अभी कविता में पढ़ेंगे वो उनकी फिलोसफी नुमा कविता है। आज हम लोग बहुत ऐसा चीज नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ लिख करके हेडिंग बना के छोड़ देते हैं। जैसे आप देखें कहीं लिखा वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। कर्म ही पूजा है और ईश्वर ही, यानी वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही ईश्वर है। तो ये क्या है? फिलोसफिकल थॉट, ठीक है ना? तो आज फिलोसफी हमको क्यों जरूरी है? इन्हें फिलोसफिकल थॉट हमारे लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हम लोग अपने जीवन में हर तरह के कष्ट और दुख को झेलते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए कहीं न कहीं कुछ वाक्य को देखते हैं तो उस दिन से आपके अंदर में एक भाव जग जाता है और जग जाते हैं वहां से, ठीक है ना? एक व्यक्ति फांसी लगाने जा रहा था, यानी डूबने जा रहा था, मरने जा रहा था। अब उसकी पॉइंट थी कि हम जाते हैं पहाड़ पर चढ़ के वहां से कूद जाएंगे या नदी में डूब जाएंगे, इस तरह का भाव उनके मन में था। तो उन्होंने क्या, उसी समय एक गीत बज रहा था और गीत का बोल था जो आप लोग भी सुने होंगे, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। इसका अर्थ क्या है कि लोग यह समझता है कि हमारा दुख जो है सबसे बड़ा दुख है, ठीक है ना? लोग यही समझता है कि जब अगर हम कोई दुख की चर्चा किसी के सामने करेंगे तो उनका दुख सामने निकलने लगेगा कि नहीं, आपका कोई दुख नहीं है, जो दुख मेरे पास है वो तो किसी के पास नहीं। ऐसा हम लोग फील करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो जब उन्होंने इस गाना को देखा तो गाना बहुत पसंद करता था, जा रहा था एकदम दुखी होकर के, वो गाना सुना तो रुक गया, ठीक है ना? जिस कारण बस वो जा रहे थे, है ना? उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कब, ठीक है ना? तो वो रुक गया गाना सुन करके। उन्होंने देखा कि रोड पर भिखारी हैं और कोई व्यक्ति हैं जो ठंड में यत्र-तत्र सोए हुए हैं, ठीक है ना? तो उन्होंने देखा मेरे पास तो कम से कम घर तो था, मेरे पास खाने के लिए रोटी तो थी, उससे तो बेटर हमारा जीवन है, लेकिन वो जिंदा है और हम ऐसी गलती कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उनको वहां पर मोटिवेशन आया, रुक गए, गाना को सुना, वापस हो गए, लेकिन दुखी था, ठीक है ना? बिल्कुल दुखी था, लेकिन उनको मोटिवेशन मिला वहां पर। तो इसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं आज, जो उनके अंदर में भटकाव है, हो सकता है कि लिंकन की जो यहाँ पर मोटिवेशनल पोएम है, ये तुम लोगों को भी एक रास्ता दे दे। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, कविता में कहते हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, तो स्कूल जब भेजता है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अब तो सब काम टीचर कर देंगे, अच्छा से पढ़ा देंगे, मेरा बेटा लायक बन जाएगा, इतना तो पेरेंट्स के मन में होता है या होता हुआ होगा जब एडमिशन लिया होगा कि हम हाई स्कूल में आए, अब तो यहाँ की अच्छी पढ़ाई है, अच्छा परवरिश है, लेकिन यहाँ पे आकर के हमारे अंदर में भटकाव ही है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक को देते हैं कि अगर बच्चे
को किस तरह पढ़ाएंगे, वो कैसे बच्चे को समझाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर क्या करता है, पहले अपने बेटे को छात्र बना दिए कि आपका छात्र है, आज से आप कैसे इसको ट्रेंड कीजिएगा आप जानिए। लेटर दे दिया, उसमें लेटर भेजे अपने टीचर को। ही विल हैव टू लर्न आई नो, लाइन जो उसकी कविता शुरू होती है इसी शुरू होती है, ही विल हैव टू लर्न आई नो, मैं जानता हूं, उसे सीखना होगा। किसे सीखना होगा, किसे सीखना होगा, उनके बेटे को सीखना होगा। और बेटे के रूप में और किसको सीखना होगा, सीखना होगा किसको, अन्य छात्रों को भी। अगर हम सामूहिक रूप से किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी पर्सनल बच्चे को पढ़ाते हैं क्या, कि अंशु है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं और प्रशांत है इसलिए पढ़ा रहे हैं, कि सबको हम सामूहिक वहां पढ़ा रहे हैं। अगर कोई शिक्षा दिए तो सबको दिए, किसी खास को दिए, सबको दिए। तो इसका मतलब क्या, ही विल हैव टू लर्न आई नो, मैं जानता हूं, ये मेरे बच्चे को तो सीखना ही है, सबको सीखना है। क्या सीखना होगा, दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, क्या कहते हैं कि सभी व्यक्ति न्याय प्रिय नहीं होते हैं। ऑल मैन आर नॉट ट्रू, सभी लोग सच्चे नहीं होते हैं। बट टीच हिम ऑल्सो दैट, लेकिन आप उसको यह सिखाइए कि फॉर एवरी स्काउंड्रेल देयर इज ए हीरो। अगर कोई गुंडा है तो गुंडों में एक अच्छा हीरो है, अच्छा बच्चा है ना। छात्रों में ऐसा माना जाता है कि अब छात्र तो बहुत बदमाश होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उन गुंडों में अच्छा छात्र होगा कि नहीं, या है कि नहीं। तो ये कहते हैं कि शिक्षक महोदय आप हमारे बच्चे को सिखाइए, क्या सिखाइए, कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सच्चे नहीं है, तुमको सावधानी रखनी पड़ेगी। कहा भी गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा तुम संग करोगे वही रंग तुम पर चढ़ेगा। तुम्हारा पानी जो है भी सादा है, लेकिन अगर कोई उसमें लाल रंग गिरा देगा तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और उसी पानी में हरा रंग गिरा देगा तो हरा हो जाएगा। तो मतलब छात्र का जीवन बिल्कुल प्योर पानी की तरह क्लीन रहता है, लेकिन संगत के कारण उनका पानी जो है दूषित हो जाता है। यह कहते हैं कि आप बच्चे को सिखाइए कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं है, सभी लोग सच्चे नहीं है। और ये सिखाइए, या हमारे बच्चे को सीखना होगा कि अगर गुंडों की भीड़ है तो उस गुंडों में एक हीरो भी है, मतलब बुरे बच्चों में एक अच्छा बच्चा भी है या होता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर। अगर कोई नेता की हम तुलना लेते हैं तो नेता क्या होता है, सेल्फिश होता है। जब वो खड़े होते हैं तो बहुत सारी वायदे कर लेते हैं, झूठा फरेब, है ना, यानी झूठ फरेब बहुत सारे उसमें हो जाते हैं। लेकिन क्या सभी नेता ऐसा है, क्या अच्छे नेता नहीं रहे हैं क्या, मतलब उन वैसे नेताओं में झूठ और फरेबी नेताओं में भी एक समर्पित नेता होता है। ये यहाँ पर कहता है कि ये समझाइए बच्चे को कि सभी लोग सच्चे नहीं होते हैं, सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं, है ना, सभी नेता गुंडे नहीं होते हैं। उनमें से एक एक कैसा लीडर होता है, समर्पित, जो देश के लिए जीते है, ठीक है ना। टीच हिम फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड, मतलब अगर दुनिया में दुश्मन है तो उन दुश्मनों में से तुम्हारा मित्र भी है, तुमको चाहने वाले भी हैं, तुमको सपोर्ट करने वाले भी हैं, तुम्हारा समर्थन करने वाले भी हैं। सभी तुम्हारे दुश्मन नहीं हो सकते, है ना। आज जो हम लोग जिस परिवेश में जीते हैं वहां तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और दुश्मन के साथ साथ तुम्हारे मित्र भी हैं। अगर बहुत लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो बहुत उनमें से बहुत मित्र तुम्हारी बड़ाई भी करते होंगे, है ना, बहुत तुमको सपोर्ट भी करते होंगे। ये कि दुश्मनों के बीच में एक मित्र भी होता है। आई विल टेक इट विल टेक टाइम, आई नो, ठीक है ना। मुझे पता है कि इन सब चीजों को समझने में समय लगेगा।
है ना। बच्चे तुरंत नहीं समझ पाते, बच्चे को बार बार, अगर आपने क कभी सीखा तो एक बार में सीखा था क्या? एक स्लेट आपके पास रहा होगा, एक पेंसिल रही होगी और कई बार आपने क या अ या ए पर अपने हाथ को उस पर फेरा होगा महीनों तक। तब महीनों के बाद, कई दिनों के बाद आपने क, अ या अ लिखना सीखा होगा। इट विल टेक टाइम, आई नो, बट टीच हिम इफ यू कैन। यदि सिखा सकता है तो उस बच्चे को सिखाइए। समझ में आ रही है? दैट अ डॉलर अर्नड इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पॉन्ड। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ हुआ इसमें डॉलर का दिया गया है, अगर कहीं से भी हम गलत तरीके से पैसा अर्न कर लेते हैं, लेकिन एक तरीका है जहां पर हम एक ही रुपया कमाते हैं, एक ही डॉलर कमा के आते हैं, लेकिन वो अपने मेहनत का कमा के आता है, तो वहां पर हम $10 कहीं से हमको मिलता है तो वो $10 हमारे लिए व्यर्थ है। और हमारे लिए सबसे मूल्यवान क्या है? जो हम मेहनत से $1 कमा के लाए। कहने का मतलब क्या है? यहां पर क्या सिखा रहे हैं? वर्क करने सिखा रहे हैं। हर बच्चे को चाहिए कि जब हमारी आयु 25 तक पहुंचे तो हम घर पर बोझ नहीं बने। हमको अर्न करना है 25 साल के अंदर, 23 साल 25 साल के बीच में यू हैव टू स्टैंड अप। समझ रहे हैं ना? नहीं तो बार बार आपको मनी के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। आप क्यों नहीं अर्निंग का सोचेंगे? तो एटलीस्ट हमको कभी भी समय नहीं गमाते हुए हमें 23 इयर्स के अंदर हर बच्चे को चाहिए कि कुछ ना कुछ अर्निंग का जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन वो नॉलेज कैसा होना चाहिए? शुद्ध तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, न कि हम अपना चरित्र गंवा करके हम अर्न कर रहे हैं तो उस अर्निंग का कोई वैल्यू नहीं है। चीटिंग करके, धोखा दे करके, फरेब करके, धोखाधड़ी करके अगर अर्न, वो आपका व्यर्थ है। फिर आगे कहते हैं टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग। जीवन कैसा है? अप्स एंड डाउन्स। हम लोग पढ़े थे ना, कौन सी चैप्टर पढ़े थे? पतली वाले रीडर्स में, है ना, नजमुल हसन की चैप्टर पढ़े थे, आई एम गोइंग टू डांस अगेन। उसमें क्या लाइन लिखा हुआ था? लाइफ इज नॉट अ स्मूथ जर्नी, इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जीवन जो है कैसी है? स्मूथ जर्नी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आराम से सब कुछ चल रहा है, कभी नहीं। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ जर्नी, इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जीवन कैसी है? चिकना रास्ता नहीं, आसान रास्ता नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव है। अमीर लोग के पास भी पैसे की किल्लत होती है, अमीर लोग भी दुखी रहते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जब सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, उसमें है कि सुखी कौन है? जिनके पास पैसे हैं वो सुखी है, जिनके पास धन दौलत है वो सुखी है। आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में, और है ना, ऑर्डर सॉलिट्यूड में पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति सुखी है ना। तो वहां पर अलेक्जेंडर पॉप ने बहुत सुंदर तरीके से वहां पर हर चीज बताया, ठीक है ना। वो भी दुखी है। बहुत लोग के पास सब कुछ रहते हुए दुखी है, और बहुत के पास कुछ नहीं है फिर भी सुखी, सुखी से अपना जीवन बसर कर रहा है। क्यों? कि उनके सोच में पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब किस तरह का सोच होना चाहिए? एक छोटा सा उदाहरण इसके अंदर में देंगे। दो साधु भाई है, ध्यान रखना कि हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं। लिटरेचर में अक्सर बिना स्टोरी का ये समझ में नहीं आएगा। दो साधु हैं, ठीक है ना, दोनों भाई हैं और दोनों एक घने जंगल में रहते हैं, ठीक है। दोनों घने जंगल में रहते हैं और एक झोपड़ी बना के रहते हैं, ठीक है। घने जंगल में रह रहे हैं और एक भाई हमेशा चिंता करते रहता है कि भैया कैसा लाइफ है, कितना दुखी है। अब उसमें से एक भाई क्या बोलता है कि कैसी जिंदगी है, कितनी तकलीफ है, सारा तकलीफ भगवान हम ही को दे के रखा है। तो
दूसरा भाई पॉजिटिव रहता था, ठीक है ना। अरे तुम क्या बोलते हो, अपनी लाइफ तो बहुत सुंदर है, कितना अकेले रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई बाल बच्चे नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है, कितना शांति से जीते हैं कि ये जिंदगी है। देखिए तो वहां शहर में जाकर कितने मजे से लोग रहते हैं, ये जब साधु है तो उसका मजे का क्या मतलब, ठीक है ना। तो उसी रात इतनी आंधी आई, इतना वर्षा पड़ा कि आधा छप्पर उसका उखड़ गया, आधा छप्पर रह गया। जब उनका वही छोटा भाई आया, फिर वो रोने लगा कि भैया देखिए तो आप बोल रहे थे कि आप क्या भगवान भगवान हम लोग जपते हैं, क्या नाम जपते हैं, कोई फायदा नहीं है, कैसा जिंदगी है। अब दूसरा भाई जो था मजाक बहुत प्रसन्न होकर के नाम जाप कर रहा है कि भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर। अब देखो वही दोनों एक ही तरह के व्यक्ति हैं, दोनों भगवान में लीन है, लेकिन दोनों का भाव गलत होने के कारण कितना उसको नुकसान हो रहा है ना। तब बोलता है अरे सुनो, भगवान की असीम कृपा है। कि क्या कृपा है, एक तो यहाँ कोई साधन नहीं है, खाने के लाले पर जाता है, और जो भी छोटा सा घर बनाए थे वो उजड़ गया। बोले भगवान की कृपा कैसे नहीं है, भगवान चाहता है तुम्हारा झोपड़ियों उड़ा के चला जाता, आधे तुम्हारा किया है। क्या समझ में आता है, अगर आंधी और रहती तो इसका मतलब भगवान ने हमें प्रोटेक्ट किया, इतना छोड़ दिया उतने तो नुकसान पहुंचाए। ये समझ में आया यहाँ पॉजिटिव लाइन, तो कितनी बड़ी लाइन थी। हमारे जीवन में छोटे बड़े कष्ट चलते रहेंगे, यह सोचने की पावर, यही यहां पर कहते हैं कि टीच हिम टू लर्न टू लूज। अगर तकलीफ हो जाए तो हारने भी कहीं कहीं सीखिए, है ना, दुख भी झेलिए। अगर कभी कोई फेल कर जाता है, इसका मतलब नहीं कि हमारी जिंदगी में खत्म हो जाती है। कभी कभी कोई फेल करने के बाद जब पास करता है फिर रिकॉर्ड तोड़ देता है ना। कुछ अच्छे लड़के कभी कभी उनकी रिजल्ट खराब हो जाती है, उनको जो ठोकर लगता है ना, फिर जो उसके बाद पढ़ता है तो शायद उसको पढ़ने के लिए बैठाया नहीं जाता है, वो खुद अपने अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन जब अच्छा दिन रहता है सब कुछ, तो पढ़ो रे, बैठो रे, घूम फिर रहा है, कितना उसको बात कहता होगा। पास हो गया नॉर्मल, चलो लाइफ हो गया। लेकिन एक व्यक्ति फेल किया, जो उनसे आशा नहीं थी, जब उनका रिजल्ट आया तो इतना उसको ठेस लगा कि अब हम कुछ और करके दिखाते हैं। जब दोबारा परीक्षा दिया तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया। कुछ आया समझ में। तो ये क्या कहते हैं, टीच हिम टू लर्न लॉस लूज, मतलब उसको लूज होने भी सिखाएंगे, कष्ट भी उसको देंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको कष्ट देंगे। ऐसा नहीं कि अब्राहम लिंकन का बेटा है तो उसको छोड़ देंगे। टीचर को दिया कि नहीं, उसको कष्ट भी सिखाइए, अगर जरूरत पड़े तो दो लाठी दीजिए उसको। ये यहाँ पर एक तरह से है, जब तक उसको कष्ट नहीं होगा। एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग, और जीत को भी आनंद में बदलने सिखाइए। जीत का भी एंजॉय करेगा, उत्सव मनाएगा, जब जीत भी होगी तो उसमें भी उत्सव करेगा, एक्साइटेड रहेगा। हारने में भी मजा है और जीतने में भी मजा है। हारने पर क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों को देखते हैं। जब आपकी हार होती है, आपको कष्ट होता है, तो आप ये फील करते हैं, वॉच करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती थी जिसके कारण हमको यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा। समझ में आ रही है। आगे देखो क्या कहते हैं, स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी। अब ये सबसे बड़ी बात है, उसको दूर रखा जाए। किस चीज से, उसके अंदर में जलन का भाव नहीं हो, ईर्ष्या का भाव नहीं। ईर्ष्या हमको कमजोर करती, ईर्ष्या और संकट में डालती है। ईर्ष्या मतलब, अगर आपके घर में एक भाई तरक्की करके 3 मंजिल बना लिया और एक भाई खपरे के घर में ही है, अब रोज उसको देखेगा कि अरे इसका तो बेकार हो जाएगा लाइफ, देखना इसका पक्का टूट जाएगा, तो क्या होता है कि आप उसका पक्का और एक महल बन जाएगा और आपका खपरेल का खपरेल ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए बुरा सोचा, आपने उनके लिए जलन का भाव रखा, है ना। जब आप एक बार बोलते कि इसकी और तरक्की हो, इसीलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भव। जब तक आप अगर चाहते हैं कि आपका भला हो तो क्या सोचना पड़ेगा, सबका भला हो, है ना। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं क्या सोचना पड़ेगा, सभी स्वस्थ रहे। आप अगर दुख से वंचित रहना चाहते हैं क्या सोचना पड़ेगा, सभी सुखी रहे, सबका भला हो। ये भाव रखेंगे
तभी हमारी जीत हो सकती है। हम किसी से जल करके, ईर्ष्या करके हम उससे बड़े नहीं हो सकते। उनका और तरक्की उनको दे करके हम उनके जैसा बन सकते हैं। ठीक है ना? आप देखिए, आगे देखिए क्या कहता है। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। मतलब दो तरह की हंसी होती है। एक हंसी दिखती है ठका ठहाका मार के। एक हंसी ऐसी होती है जो हंसी लंबे समय तक हंसी जाती है, वो दिखता नहीं है। आपके पास कुछ घाव हुआ, तकलीफ हुआ, लोग आपको उसको देख के हंसा। ठीक है ना? एक इंसिडेंट यहां पर बताते हैं, तब ये समझ में आएगा। कभी हम पढ़ाई के लिए पटना गए, 1.5 महीने में फिर वापस आ गए। और जब हम वहां पर पहुंचे, काफी बारिश हो रही थी, बक्सा लेके जा रहे थे, तो हमारे दरवाजे के पास 2 बुजुर्ग वो ईर्ष्या वाला भाव से हमको टॉन्ट मारते हुए बोले कि बन गया ना, यस। मतलब हम 3 महीने के बाद हम उनको सरवाइव नहीं कर पाए कि हमको वहां रहना है। ठीक है ना? हमको ठेस लगा। ठीक है ना? कि हम पढ़ाई के लिए गए, वहां हम सरवाइव नहीं कर पाए, बहुत दुखी थे अंदर से। लेकिन हम सोचे थे कुछ ना कुछ जरूर करना, कुछ ना कुछ जरूर करना, स्टैंड करना अपने ऊपर। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर क्या होता है। और अभी तक उसके उस जिस जो टॉन्ट बाजी किए थे, अभी तक गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं है, और अभी वही पुराना खेती पत्ती वही सब चल रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि उसका उनके पास विपत्ति हो जाए, उनका भी समृद्धशाली हो, उनका भी आगे आने वाला वंशज बढ़े। लेकिन उस समय हमारे सोच में लगा कि बोला तो सही बात कि हम सरवाइव नहीं किए, लेकिन कुछ करेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। हर बच्चे को ये भाव होने ही चाहिए। ये भाव नहीं आएगा तो कभी सक्सेस भी नहीं करेगा। सफलता तब जल्दी नहीं आएगी, तुमको ठोकर अनिवार्य है। जब तुमको सब कुछ मिलेगा तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकोगे। जब तुमको कमी होने लगेगी, तुम सब कुछ प्राप्त करके दिखा सकते हो, है ना? तुम भी सब कुछ कर सकते हो, तुम भी छू सकते हो नभ के तारे। ठीक है ना? आगे कविता में ये लाइन है। ठीक है? फिर कहते हैं लेट हिम लर्न अर्ली दैट। उनको जल्दी ये सिखाइए, द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक। ठीक है ना? नहीं, गुंडे बदमाश को हराना बिल्कुल सरल है। तुम इंटेलिजेंट को जल्दी नहीं हरा सकते हो, बुद्धिमान को नहीं हरा सकते हो, लेकिन गुंडे बदमाश को तुरंत हरा सकते हो। उनको सिखाइए, उनसे डरने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करें, थोड़ा सा उस तरह का व्यक्ति रहता है, परहेज करते हैं। परहेज जरूरी है, लेकिन उसको तुम हरा नहीं सकते हो। भूल ये भूल है तुम्हारी। ठीक है ना? जिस दिन तुम्हारे अंदर की जागृत अवस्था आएगी तो तुम उसको हराओगे ही किसी हालत पर। वो तो ऐसे हरा हुआ। ठीक है ना? तुम्हारे अंदर में अच्छाई है, उसके अंदर में बुराई है, वो तो ऐसे उनकी स्थिति डमाडोली की समझना तुमको पड़ेगा। ठीक है ना? वहां भय रखने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं टीच हिम इफ यू कैन। शिक्षक महोदय अगर आप सिखा सकते हैं सिखाइए। द वंडर ऑफ बुक्स। किताबों के चमत्कार। किताबों में चमत्कार है। किताब में क्या है? शब्द है। शब्द कैसा होता है? अगर खुशी के शब्द आ जाए अभी तुरंत तुम्हारे पास, तो शब्द ही है। फोन आएगा, शब्द ही है, जो बोला जाएगा शब्द ही है। आज ये उपलब्धि आ गई, कोई तुम्हारे घर में होगा तो तुम अभी उछल पड़ोगे यहाँ पर। और कोई शोक या दुख का शब्द आएगा तो तुम दुखी हो जाओगे। अभी यहां तुमने किसी चीज को देखा नहीं, सिर्फ शब्द को सुना, तकलीफ हुआ ना, और मजा आया ना, तो दोनों चीज यहां पर है। लेकिन ये शब्द जो है, किताब हमारे पास जितने भी रिलेशंस हैं वो तुमसे ईर्ष्या कर सकते हैं, किताब कभी नहीं कर सकते। किताब में इतनी पावर है, वो हमेशा ज्ञान ही देगा। उसमें चमत्कार छिपे हुए हैं। बहुत ऐसे लाइन को बार बार पढ़ने की आदत डालो, उसको बार बार समझने का कोशिश करो, और समझ कर सिर्फ समझना ही नहीं है, बल्कि उसको अपने लाइफ में उतार लेना। समझ पा रही है? आगे देखो क्या कहते हैं। टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन। और थोड़ा सा ऊपर का लाइन छूटा हुआ है, बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम। उनको थोड़ा सा समय दीजिए। किताब से भी बाहर निकलना है। किताब का तो वंडर ऑफ
बुक्स है ही कि अगर हम किताब को फ्रेंड बना लेंगे तो कभी वो धोखा नहीं देगा, वो ज्ञान ही तुमको देगा सब दिन। लेकिन कुछ किताबें से निकलकर हम बाहर भी, प्रकृति भी मेरे लिए पुस्तक के समान होता है। बच्चों के लिए प्रकृति में भी बहुत सीखने को मिलता है ना? टू पॉन्डर, ध्यान देने की बात है। इटर्नल मिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इन द स्काई, जो आकाश में पक्षियों की चहचहाट होती है, उसके गीत में भी रस ले, वो प्रकृति की सुंदरता को निहारें। आज हमारी प्रकृति, बहुत लोग उसको जर्जर कर रहे हैं, है ना? जब पेड़ों के पास गर्मी में जाते हैं, आगे पढ़ेंगे, मैन गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। पहला कविता पढ़ेंगे 10th क्लास, है ना? कि ईश्वर ने हमें क्या बना के दिया? गांव बना के दिया। हम गांव को क्या कर दिए? शहर बना लिए। ठीक है ना? इसका मतलब प्रकृति में ज्यादा पावर है। तो यहां पर कहते हैं उसके पक्षियों के कलरव को सुने, उसमें एंजॉय ले। बीज इन द सन, मधुमक्खियों की आवाज को सुने। सन में जब धूप खिलती है तो किस प्रकार से उनकी आवाज आती है, प्रकृति में भी आवाज आती है। एंड द फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिल साइड, और हिल साइड पर जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं, उसमें सुंदरता को देखा जाए, उनको मोहित होना सिखाइए कि देखिए कितनी सुंदर है। वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स को देखा तो कविता लिख दिया। आई वंडर, वहां से शुरू किया कविता को लिखना। ठीक है ना? डेफोडिल्स कविता, ये तुम्हारा डेफोडिल्स नहीं, इंटर की एक डेफोडिल्स पिछले क्लास में, पिछले जो पीछे वाला सेशन गया उसमें डेफोडिल्स कविता चलती थी। आई वंडर लाइक अ क्लाउड, ये उनकी कविता है। तो उन्होंने डेफोडिल्स के झुंड को देखा और इतनी मोहित हो गया कि उसमें समा गया। ठीक है, आगे कहते हैं, इन द स्कूल टीच हिम इट इज फार ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। उनको सिखाइए कि चोरी करके पास करना से बेहतर क्या है? फेल हो जाओ, है ना? चोरी करने का मतलब फसली लगाना हुआ, फेल हो जाओ उससे अच्छा। लेकिन पास करो तो अपने बल पर पास करो, सफलता दिखाओ तो अपने बल पर दिखाओ, न कि चीटिंग के माध्यम से। तो हम चाह रहे हैं कि इसको यहीं पर ओवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मोटिवेशनल चीज है जो बच्चे को सीखना चाहिए। ठीक है ना? और हमको उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी सीख तुम लोगों को मिले होंगे। इसको 2 बार 3 बार घर में जाकर के देखना। ठीक है? उसके बाद इसका सारा सेंटेंसेस का हम हिंदी वाइज करके दे देंगे, उसको थोड़ा सा अपना पढ़ाई करना, क्वेश्चन आंसर इससे हम आगे सिखाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम ओवर कर रहे हैं। धन्यवाद।